हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। तो दोस्तों, मैं हिमांशु आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ये आपका पेपर सेकंड का आज का हमारा पार्ट नंबर सेकंड रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका कल पेपर है तो आपको ये एक क्विक रिवीजन है आपका। आपके इजी नोट्स से जैसे भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और एक एक क्वेश्चन पर थोड़ा सा अगर डिस्कशन के होंगे तो डिस्कस भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए और साथ में आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे जो पहले के वीडियो हैं जो टॉपिक वाइज हैं उनको भी मैंने आपको वहाँ शेयर कर दिया, तो आपको उनको ज़रूर देख लेना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक की। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी जल्दी से इस टॉपिक को शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नई वीडियोज़ में आसानी हो, आपके पास नोटिफिकेशन जा सके, जैसे ही अपलोड हो आप तुरंत आ जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द इंटर्न का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अंग्रेजी शब्द जो इंटर्न है इसका आपका शाब्दिक अर्थ होता है कैद। क्या होता है? कैद। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा, नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले युवकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। नया व्यवसाय है और नौकरी है, इनको आरंभ करने वाले युवाओं को हम क्या कहते हैं? तो इनके युवाओं को हम कहते हैं इंटर्न। क्या कहते हैं? इंटर्न। हम नहीं कहते कि हम इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, तो इंटर्नशिप का से ही आपका इंटर्न से ही आपका इंटर्नशिप आया है। ठीक है। अगला हमारा, किस अवधि में सीखी गई मूलभूत सामग्री उनके भविष्य निर्माण में सहायक होती है? तो आप जब इंटर्नशिप करते हैं किसी चीज़ की, तो वहाँ जो चीज़ आप आप जो सीखते हैं वो आपके इन फ्यूचर के लिए आपको हमेशा काम आने वाली है। फ्रेंड्स, ये वाला पेपर आपकी सोचने समझने पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आप सोच समझ के अच्छे से भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा, इंटर्नशिप किस क्षेत्र के नवागंतुकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है? तो वो है आपकी क्या? व्यावसायिक। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक। ठीक है। अगला है आपका, इंटर्नशिप की अवधि कितने माह तक की हो सकती है? इंटर्नशिप की अवधि, तो इंटर्नशिप की जो आपकी अवधि है वो 6 मंथ की हो सकती है। ठीक है। अगला है आपने, कॉलेजों में पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तकें वास्तविक कार्य का अनुभव देने में होती हैं। तो कैसी होती हैं? अक्षम, सक्षम, परिपूर्ण या फिर गुणकारी। तो जो आपकी जो कॉलेज में पढ़ाई की जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं, अगर इनको आप रिलेट करेंगे अपने रियल वर्क से, तो वो आपको कोई भी सक्षम नहीं होती, वो हमेशा अक्षम होती है, क्योंकि उनमें वो अनुभव नहीं मिलता जो हमें इंटर्नशिप में अनुभव मिलता है। ठीक है। अगला है हमारा, छात्रों को क्षेत्र संबंधी गृह कार्य एवं पढ़ाई गई पुस्तकों की कमी को किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है? तो वो आपको पूरा किया जा सकता है इंटर्नशिप के माध्यम से। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किसी संगठन में इंटर्न के रूप में मिलता है। तो क्या मिलता है? तो इंटर्न के रूप में आपके मिलते हैं सहकर्मी के कार्य। ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। क्या कह रहा है कि किसमें सीखे गए सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने का अवसर मिलता है? खेल में, कार्य में, कक्षा में या फिर घर में? तो कक्षा में जो कुछ भी आप सीखते हैं वो आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका, व्यवसाय का पहला चरण क्या है? तो जब आप व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय को करने से पहले आप उसकी क्या जानकारी करते हैं और इंटर्नशिप करते हैं उस क्षेत्र की। ठीक है। अगला है आपका, किसी राह में पहले चरण के रूप में इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत व्यवसायिक संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। तो किसकी राह में पूछ रहे हैं कि किसकी राह में? तो व्यवसाय की राह में इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत व्यवसायिक संबंध स्थापित करने में आपको मदद मिलती है। ठीक है। अगला आपका, इंटर्नशिप किसका स्वर्णिम अवसर देता है? तो इंटर्नशिप जो है वो आपका स्वर्णिम जो अवसर देता है वो देता है सीखने और समझने का स्वर्णिम अवसर देता है। क्यों देता है? क्योंकि इंटर्नशिप के माध्यम से ही आप अनुभवी बनते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में आपके अंदर जो कौशल है वो भी विकसित हो जाती है। ठीक है। अगला हमारा, छात्र इंटर्नशिप के दौरान तैयार करता है। तो क्या तैयार करता है? तैयार करता है वो साप्ताहिक डायरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, डायरी में छात्र क्या लिखता है? तो डायरी में जो छात्र है ना, वो छात्र डायरी में अपना प्राप्त अनुभव और दूरदृष्टियों का लेखा जोखा। क्योंकि अनुभव इसलिए लिखता है क्योंकि उसने जो सीखा है वो कहीं भूल ना जाए, और दूरदृष्टियों का लेखा जोखा इसलिए लिखता है क्योंकि वो भी लंबे समय के लिए। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी दोनों, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा, छात्र नियमित रूप से किसको ईमेल भेजते रहते हैं? तो जो छात्र हैं वो नियमित रूप से अपने पर्यवेक्षकों को ईमेल भेजते रहते हैं। ठीक है। अगला हमारा,
इंटर्नशिप की समाप्ति पर कैसा प्रपत्र तैयार किया जाता है? तो इंटर्नशिप आपकी जैसे समाप्त हो जाती है, फिर आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसे हम प्रशिक्षण कार्यस्थल का विवरण वाला कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सारा कुछ आप जहाँ से आपने इंटर्नशिप किया उनकी सारी डिटेल रहती है कि आपने किस पद के लिए कैसे की, ठीक है। चलिए अगला हमारा शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं नहीं है। तो शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं आपकी कौन सी नहीं है? देखिए सामूहिक परेड है, ठीक है, इसी तरीके की आपकी सामूहिक जो चोरी है ये एक शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं नहीं है, क्योंकि बात यहाँ विकास की जा रही, तो विकास हम चोरी से रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगला हमारा साहित्यिक क्रिया है। एक और बात आपको बता दें कि विकास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिविटी के लिए आपका जाना जाएगा, ना कि निगेटिविटी के लिए, ठीक है। अगला है साहित्यिक क्रिया है, तो कहानी लेखन और निबंध लेखन ये दोनों आपकी साहित्यिक क्रियाएं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा सैनिक शिक्षा एवं एनसीसी किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो आपकी जो सैनिक शिक्षा है और आपकी जो एनसीसी है ये आपके आते हैं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? तो साहित्यिक क्रिया इनमें से कौन सी नहीं है उसको हम देख लेते हैं। आप देखिएगा यहाँ नाटक प्रतियोगिता लिखा है, नाटक प्रतियोगिता के साथ में आपका स्कूल पत्रिका लिखा है, कविता उच्चारण लिखा है तथा बागवानी लिखा है। तो अगर बात की जाए साहित्यिक क्रिया नहीं है तो आपकी वो बागवानी है, क्योंकि बागवानी में आपको वहाँ काम करना पड़ता है, वहाँ कोई आपको लेखे जोखे की जरूरत नहीं पड़ती। अगला हमारा विभिन्न विषयों संबंधी परिषदें, इतिहास परिषद आदि किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? जो आपकी परिषदें हैं ये आपकी किस क्रिया के अंतर्गत आती हैं? तो ये सभी परिषदें आपकी शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अगला आप इनमें से कौन कला संबंधी क्रिया के अंतर्गत आता है? बात की जा रही है कला, तो देखिए कला कौन सी होती है? तो मूर्ति कला, मूर्ति कला आपकी कला संबंधी है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फुर्सत की गतिविधि नहीं है। तो फुर्सत की गतिविधि कौन सी नहीं है? तो फुर्सत की जो आपकी गतिविधि है वो इसमें से नहीं हो सकती, वो आपकी बुनना, क्योंकि बुनना जो है वो फुर्सत की गतिविधि नहीं है, ठीक है। अगला है आपका पुष्पोत्सव किस क्रिया के अंतर्गत आता है? पुष्पोत्सव, पुष्पोत्सव आपका किस क्रिया के अंतर्गत आता है? तो ये भी आपका आता है क्या? कला संबंधी, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कला संबंधी। अगला है आपका शिल्प, हाँ शिल्प संबंधी क्रिया नहीं है। तो शिल्प मतलब जो आप हाथ से काम करें, सिलाई कढ़ाई बुनाई टोकरी बनाना, ये सभी आपकी शिल्प क्रिया है, लेकिन पिकनिक आपकी शिल्प क्रिया नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका मिट्टी के खिलौने बनाना है। तो मिट्टी के खिलौने बनाना क्या है? तो मिट्टी के खिलौने बनाना आपका एक तरीके का शिल्प है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा नागरिक शिक्षा संबंधी क्रिया है। तो नागरिक शिक्षा संबंधी श्रमदान, रेड क्रॉस, बाल सभा या फिर जल्द बनाना। तो जो नागरिक संबंधी जो क्रियाएं हैं वो आपकी बाल सभा से रिलेट करी जाती है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा सामूहिक प्रार्थना और प्रभात फेरी कौन सी गतिविधि है? क्योंकि आप जब सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं या फिर आप जब जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी होती है तो जो प्रभात फेरी होती है ना, जैसे आपने प्राइमरी स्कूल वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ एक प्रभात फेरी किया जाती है, वो की जाती है आपकी समाज सेवा संबंधी होती है, ठीक है। वो गतिविधि किसके अंतर्गत आती है? आपकी समाज सेवा संबंधी, ठीक है। अगला है आपका मॉक संसद किससे संबंधित है? तो आपका जो मॉक संसद है वो बिल्कुल से आपका नागरिक शिक्षा से संबंधित है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मॉक संसद, ठीक है। अगला है आपका किसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य छात्रों में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी होना चाहिए? तो वो आपका है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम संबंधी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने अपने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, अब हम कुछ अपने और भी क्वेश्चंस को यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर और अगले टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है अधिगमकर्ता का सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो अधिगमकर्ता के बारे में अब हम यहाँ से डिटेल्स जानेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की नवीनतम, बात की जा रही है यहाँ मूल्यांकन की जो नवीनतम एवं आधुनिक पद्धति है वो कौन सी है? तो वो आपकी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति, ठीक है। अगला है मूल्यांकन एक नवीन निरंतर एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांचों तथा परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में व्यक्त किया गया है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ये परिभाषा दी आपकी J.W. राइस्टोन ने, ठीक है। अगला है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम की एक विशेषता नहीं है, तो वो है उपयोगिता, उपयोगिता इसकी एक विशेषता नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका निरंतर व्यापक मूल्यांकन पद्धति अभियोग कार्यक्रम कब स्वीकार किया गया? तो ये आपका स्वीकार किया था सन 1992 में, ठीक है। अगला है आपका प्रौढ़ शिक्षा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो प्रौढ़ शिक्षा जो है उसको समाज शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, इन सभी नामों से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा
प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए, जीवन के द्वारा जीवन भर की शिक्षा, यह किसका कथन है? तो ये आपका जो कथन है वो है महात्मा गांधी जी का कथन है। ठीक है, अगला है आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने कब एक मुक्त विद्यालय, यहाँ बात की जा रही है किसकी? विद्यालय की बात की जा रही है। तो विद्यालय की स्थापना आपकी 1979 में की गई थी। ठीक है, अगला है आपका सर्वप्रथम पत्राचार कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? पूछा जा रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के द्वारा, या फिर आपके और ऑप्शन हैं, जैसे कि आपका ऑप्शन है हैदराबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि पत्राचार कार्यक्रम आपका नई दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इसकी की गई थी 1985 में। इसको मैंने आपको फर्स्ट पेपर में भी कंप्लीट करा दिया था। निम्न में से कौन सा प्राइवेट विश्वविद्यालय है? तो इनमें से आपका जो प्राइवेट विश्वविद्यालय है वो है आपका सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी सिकमर। ठीक है, ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगला है आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली की स्थापना कब शुरुआत हुई? तो वो आपकी हुई थी 1962 में। ठीक है, अगला आपका निम्न में से कौन सा डिस्टेंस एजुकेशन का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? बात की जा रही है कि सबसे पुराना इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आपका है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जो चेन्नई में स्थित है, ये सबसे पुराना है। अगला आपका राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 1998। तो आपको 1998 और 1999 दो ऑप्शन दे रखे होंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए जब आपका 98 ही ऑप्शन हो, 1999 ना हो, तब आप इसको 98 को टिक करेंगे, अदरवाइज आप 1999 को टिक करेंगे। ठीक है, अगला है आपका निम्न में से कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्य नहीं है? तो मुक्त विश्वविद्यालय का जो कार्य है वो प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा किसी डिस्टेंस एजुकेशन से संभव नहीं है। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए हम डिस्टेंस एजुकेशन का सहारा लेते हैं। अगला हमारा निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है? बात की जा रही है निदानात्मक का मतलब होता है कि समस्या का पता लगाना। तो समस्या का पता हम किस तरीके से लगाते हैं? तो समस्या का पता हम उनके वस्तुनिष्ठ तरीके से लगाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा कोठारी शिक्षा आयोग कब गठित हुआ? तो कोठारी शिक्षा आयोग आपका 1964-1966 में हुआ। अगला है निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का लाभ नहीं है? ठीक है, तो वो है आपका विद्यार्थी के निष्पादन पर ऋणात्मक टिप्पणी करना, ये एक लाभप्रद नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थी के निष्पादन पर ऋणात्मक टिप्पणी करना, क्योंकि उनका जो निष्पादन अगर आप उस पर ऋणात्मक टिप्पणी करेंगे तो वो अपने गलत वे में उसको ले जाएंगे, इसलिए ये लाभ का कारण नहीं है। ठीक है, अगला है आकलन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता है? हमसे बात की जा रही है कि आकलन प्रक्रिया जो है उसमें क्या शामिल नहीं होता है? तो आकलन प्रक्रिया में बार बार परीक्षण ये आपका शामिल नहीं होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है कि निम्न में से क्या मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता नहीं है? तो निम्न में से क्या नहीं है? तो वो नहीं है प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित होना, क्योंकि मुक्त विश्वविद्यालय आपका प्राथमिक शिक्षा के लिए बना ही नहीं है। अगला है आपका परंपरागत शिक्षा प्रणाली का दोष है। तो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, इसका जो दोष है वो आपका कौन सा है? तो शिक्षा का सीमित होना, ये भी है। पाठ्यक्रम में सहयोगी क्रियाओं का अभाव, ये भी है। शारीरिक स्वास्थ्य एवं चरित्र की अनदेखी, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी दोष हैं। ठीक है, अगला है शिक्षा में व्यवहार के पक्षों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बात की जा रही है शिक्षा में व्यवहार पक्षों की। जब व्यवहार पक्षों की बात करेंगे तो हमारा जो व्यवहार पक्ष है वो हमारा शामिल नहीं है, व्यवहारात्मक पक्ष। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेताजी सुभाष चंद्र खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है ये किस राज्य में स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा यशवंत राय चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी उपस्थित है नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला आपका परीक्षा में योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो योगात्मक मूल्यांकन जो है वो आपका किया जाता है शिक्षण इकाई के अंत में, जब जैसे कि आपके एग्जाम होते हैं ना, एनुअल एग्जाम, उस समय ही हम उसको कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, अगला हमारा मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह छात्रों की औपचारिक शैक्षिक निरौपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों का सही परीक्षण करता है। यह किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा है मोफात ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने 2 चैप्टर्स के लगभग 55 क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर लिया है। तो 55 क्वेश्चन से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अब इसको नहीं छोड़ेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बेशक ही आप वीडियो को 2x स्पीड पर देखिए, लेकिन देखिएगा पूरा,
क्योंकि आपकी आंखें भी दर्द करने लगी होंगी, बहुत समय हो गया होगा पढ़ते पढ़ते कॉपी किताब से। तो अब आप क्या कीजिए, मोबाइल को चालू कीजिए, साइड पे रखिए और बस सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा। आपके क्वेश्चंस 2-4 ऐसे ही सही हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए आज रात भर लाऊंगा और कल आपके पेपर की प्रिपरेशन के साथ आप हमें जैसे ही पेपर हो जाए उसके बाद पेपर भेजना, आपकी आंसर की आपके पास भेज दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय।